नमस्कार सभी भाई और बहनों को। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रखा है जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन कराए हुए थे, और आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें फिर हम 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये आपकी सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट जैसे काफ़ी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ख़ासकर अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका क्वेश्चन का जो हमने कंटेंट जो तैयार किया है, यानी कि इनका क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल पे हमने तैयार किया है। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि हमें सजेशन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीज़ों को बिल्कुल सुधार कर पाएँ। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि ये जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, इसमें से आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं इनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने एक्चुअल में क्वेश्चन को सही कितना किया, ताकि हमें ये पता चल पाए और कि हम जो है किस लेवल पे चल रहे हैं। हमें अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना है या फिर क्वेश्चन के लेवल को ऐसे ही रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर हमारा वीडियो सही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हम उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम अब सबसे पहले स्क्रीन पर लाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रूर शब्द है। क्रूर शब्द क्या है? सर्वनाम है या फिर विशेषण है या फिर संज्ञा है या फिर क्रिया है? तो क्रूर शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या फिर क्रिया है? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्रूर का मतलब क्या होता है, क्रूर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो क्रूर का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी, निर्दयी या फिर कष्ट देने वाला। जो निर्दयी होता है या फिर कष्ट देने वाला होता है उसको हम क्रूर बोलते हैं। कि जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि रावण बहुत क्रूर था, यानी कि रावण बहुत निर्दयी था। तो यहाँ पर क्रूर का मतलब क्या निकल के आ रहा है? रावण क्या था? रावण की ये विशेषता बताई जा रही है कि रावण बहुत क्रूर था। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये रावण की विशेषता बता रहा है कि रावण क्या था? रावण क्रूर था। ये रावण की विशेषता बता रही। और जो चीज विशेषता बताती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम विशेषण बोलते हैं, उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ध्यान दे के सुनिएगा आप लोग कि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए। क्वेश्चन को आप समझिए कि कह क्या रहा है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पर पूछा। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं और देखते ही या फिर पुष्प दिख गया या फिर प्रसून दिख गया या फूल दिख गया, कुछ भी दिख गया तो उनको लगता है कि यही होगा और वही टिक करके चले आते हैं, और बाद में बहुत अफसोस करते हैं कि ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा था और मेरा 1 मार्क्स जो है वो कट गया। तो क्वेश्चन को आपको बहुत आराम से पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए, और उसके बाद जब मैं आंसर को करा रहा हूँ तो फिर आप उसको अपने उससे टैली कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुसुम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका हम जानते हैं कि आप सभी ने हाल ही में एक मूवी आई थी पुष्पा, अल्लू अर्जुन की। तो आप सभी ने इस मूवी को देखा जरूर होगा मुझे लगता है। और उसमें एक डायलॉग था कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी गया। तो उसका मतलब क्या था? इससे हमें ये पता चल रहा है कि पुष्पा का मतलब क्या होता है। पुष्प जो होता है वो फूल ही होता है, यानी कि पुष्प पुष्प और फूल, पुष्प और फूल जो होते हैं वो हमारे एक ही, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर पुष्प और फूल जो है ये दोनों हमारे सही हो गए, यानी कि ये तो हमारे कुसुम के पर्यायवाची हो गए। और प्रसून जो होता है, प्रसून भी हमारा कुसुम का पर्यायवाची होता है, क्योंकि फूल के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें क्या होता है? उत्मांश, लतांत, सुमन, प्रसून, पुष्प, गुल, कुसुम, मंजरी, और ये सारे जितने लिखे हुए ये सारे हमारे फूल के पर्यायवाची होते हैं।
तो इनमें से सही आंसर हमारा कौन सा होगा? इनमें सही आंसर हमारा होगा कमल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा कमल। क्यों? कमल हमारा कुसुम का पर्यायवाची नहीं होता। कमल जो होता है ये हमारा पुष्प का एक प्रकार होता है, ना कि पर्यायवाची होता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। इसको क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम्पल को पढ़ना है, और एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है हमारे व्याकरण के दृष्टिकोण से। पूर्णतः उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है, या फिर आंशिक रूप से उचित है। तो इसका सही जो अर्थ निकल के आएगा व्याकरण के दृष्टिकोण से जब हम इसको देखते हैं, तो इसका हमारा जो राइट आंसर निकल के आता है, वो हमारा राइट आंसर जो निकल के आता है वो है पूर्णतः उचित है। पूर्णतः उचित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राजन का स्त्रीलिंग है। राजन का स्त्रीलिंग है, तो आपको पहले ऑप्शन को सारे पढ़ लेना है। रानी, या फिर रागी, या फिर राजनी, या फिर राजिन। तो इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि राजनी जो होता है, ये राजनी जो होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका कोई मतलब नहीं होता। राजनी का जो होता है, राजनी का कोई मतलब नहीं होता, और राजिन का भी कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे सामने दो बचते हैं, एक बचता है रानी और एक बचता है रागी। तो रानी आपको बता दूं, रानी जो होता है ये किसका स्त्रीलिंग होता है? ये राजा का स्त्रीलिंग होता है। ये राजा का स्त्रीलिंग होता है। और रागी जो बचता है, ये रागी ही हमारा किसका आंसर होता है? ये हमारा राजन का स्त्रीलिंग होता है। तो हमारा कहने का मतलब कि ये इसका राइट आंसर, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रागी हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे के अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर भी पूछ रहा है, नहीं शब्द बोल रहा है, हमें कह रहा है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय होते क्या है। तो प्रत्यय का मतलब होता है प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द की विभिन्न अर्थ में प्रकट करते हैं। जैसे कि जो शब्द होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं, उनके अंत में जब आते हैं तो उन शब्दों को एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, जैसे कि भला, भला एक शब्द होता है, और अगर उसमें हम आई प्रत्यय लगा देते हैं, माफ करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया शायद लिखने में। तो जैसे भला शब्द होता है, उसमें आई प्रत्यय जब लगा देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बनता है? हमारा भलाई शब्द बनता है। भलाई शब्द बनता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? इसमें आई प्रत्यय लगा है। इसमें आई प्रत्यय लगा है। तो यानी कि प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो हमारे मूल शब्द के लास्ट में आकर आते हैं कभी कभी, और वो हमारे अर्थ को एक अलग, हमारे शब्द को एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन, हम चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रत्यय पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। यानी पहला शब्द है बुढ़ापा, दूसरा है पीछे, तीसरा है भलाई, और चौथा है भूखा। तो अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्यों? क्योंकि जैसे पहला शब्द है बुढ़ापा, जिसको अगर हम पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो बूढ़ा जो होता है, बूढ़ा में ही पा लगा देंगे, यानी कि पहले में पा प्रत्यय लगा हुआ, पा लगा देंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा। दूसरा बचता है हमारा भलाई। तो भलाई का भी हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया कि भला प्लस में उसमें जो आई लगा देते हैं तो हमारा भलाई हो जाता है। और तीसरा जो है भूखा, भूखा जो होता है, भूख होती है, उसमें आ प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा भूखा हो जाता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पीछे। इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, नौका झील में डूब गई रेखांकित पद में कारक है। नौका झील में डूब गई रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कारक को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। अगर आप उन कारक चिन्हों को बेहतरीन तरीके से जानते हो तो मुझे लगता है कि आपके 90% क्वेश्चन जो हैं आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्ह हमारे होते हैं, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कारक होता है कर्ता, और चिन्ह होता है उसका ने, कर्म का को,
करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे चिन्ह होते हैं, ये हमारे सारे जो लिखे हुए हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे चिन्ह हैं, जो है कारक के चिन्ह लिखे हुए हैं। तो हम एक बार फिर से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें पूछना नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक बताना है कि यानी झील में डूब गई। तो इसमें में शब्द का आ रहा है बार बार। तो हम अपने अगर इसको देखेंगे जो हमारी लिस्ट है यानी कि चिन्ह है, तो उनको जब पढ़ते हैं तो इसमें में शब्द कहाँ पर दिखता है, में शब्द हमें दिखता है, में शब्द हमें दिखता है अधिकरण कारक में, अधिकरण में पर, यानी कि जब क्रिया का आधार होता है तो जो है अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो अधिकरण कारक राइट आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद है कि आप सभी हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए कारक को अगर आपको करना है तो कारक के लिए आपको चिन्हों को जरूर याद करना पड़ेगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यथाक्रम किस समाज का उदाहरण, किस समाज का उदाहरण है। यथाक्रम क्या है, किस समाज का उदाहरण है, यथाक्रम किस समाज का उदाहरण है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम इसके बारे में बहुत ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पहले से आता होगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी नॉलेज इसके बारे में ले लेते हैं कि कर्मधारय समास क्या होते हैं। कर्मधारय समास हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है विशेषतावाचक और दूसरा होता है तुलनात्मक। विशेषतावाचक यानी महान, इसका उदाहरण क्या होगा, महान कवि। महान कवि क्या, जैसे कि महान है जो कवि, इसमें विशेषता बताई जा रही है कवि की, तो ये हमारा कर्मधारय समास। और दूसरा ही कर्मधारय समास का एक और होता है तुलनात्मक, जिसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पीला सागर, कि पीला है जो सागर, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी कर्मधारय समास होगा। तो अगला है बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर दिए गए कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो आपके पास शब्द दिए होते हैं उनमें उन दोनों पदों में प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब होता है पीला है वस्त्र जिसका, और पीला वस्त्र किसका होता है, कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी को हम क्या बोलते हैं, पीताम्बर भी बोलते हैं। तो पीला है वस्त्र जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं। तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता की जा रही, किसकी प्रधानता की जा रही, कृष्ण जी की प्रधानता की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। इसी का एक और एग्जाम्पल भी हमारे पास है, शूलपाणी। शूलपाणी क्या होता है, शूलपाणी क्या होता है कि ये त्रिशूल है जिसके हाथों में, अर्थात शिव जी की, यानी कि शिव जी जो है ये बहुव्रीहि, इसमें भी कौन सा समास होगा, इसमें भी हमारा बहुव्रीहि समास होगा। और अगला है हमारा तत्पुरुष समास, यानी कि वह समास जिसका उत्तर या अंतिम पद प्रधान हो, जैसे कि राम जननी, राम की जननी, यानी कि राम की जननी। तो इसमें कौन सा पद प्रधान है, इसमें अंतिम पद प्रधान है। इसमें कौन सा पद प्रधान है, इसमें अंतिम पद प्रधान है। तो और अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, इस समास में पहला और पूर्व पद जो अव्यय होता है उसकी प्रधानता होती है। तो कैसे इसके एग्जाम्पल कौन से, इसका एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि जैसे यथाविधि होता है, यानी कि विधि के अनुसार। और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे समक्ष, यानी कि अच्छ के सामने, अर्थात यथार्थ, यानी अर्थ के अनुसार। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था यथाक्रम, यानी कि क्रम के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास होगा, हमें लगता है बताने की जरूरत अब आपको नहीं होगी। इसका कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए वाक्यांश का शब्द क्या होता, तो इसका वाक्यांश क्या शब्द क्या होता है, आत्मावादी। आत्मावादी का मतलब क्या होता है, जो आत्मा को मानता है, जो यानी आत्मावाद को जो मानता है उसको हम आत्मावादी बोलते हैं। आत्मदृष्टा क्या बोलते हैं, आत्मदृष्टा बोलते हैं। आत्मदृष्टा किसे बोलते हैं, आत्मदृष्टा बोलते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसको हम
आत्मदृष्टा बोलते हैं। और तीसरा हमारा है आत्मभू, यानी कि आत्मभू का मतलब होता है कि जो स्वयं के शरीर से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, यानी स्वयं से कोई शरीर से कोई चीज़ उत्पन्न की जाती है तो उसको हम आत्मभू बोलते हैं। और अपनी प्रशंसा करने वाले को क्या बोलते हैं? अपनी प्रशंसा करने वाले को बोलते हैं आत्मश्लाघी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर भी नहीं बोल रहा है। तो आभूषण का मतलब क्या होता है? जो सुंदरता बढ़ाते हैं। तो आभूषण क्या है? अलंकार। अलंकार भी हमारा आभूषण का पर्यायवाची होता है। विभूषण भी हमारा इसका आभूषण का पर्यायवाची होता है। और भूषण भी हमारा क्या बोलते हैं? आभूषण का पर्यायवाची होता है। हार जो है, हार हमारा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन था हमारा कुसुम का पर्यायवाची और उसमें नहीं पूछ रहा था, तो कमल हुआ। क्यों? क्योंकि कमल हमारा कुसुम का क्या था? पर्यायवाची ना होकर एक तरह का कुसुम का एक प्रकार है, यानी फूल का एक प्रकार है। तो उसी तरह हार क्या है? हार एक आभूषण नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। हार आभूषण का एक प्रकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। सेकेंड हमारा सॉरी थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हार। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हार हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्रूप में संधि का प्रकार। तद्रूप में संधि का प्रकार। तो तद्रूप में जब संधि करते हैं, तद्रूप में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम तद्रूप में जब संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं कि तत् प्लस रूप, यानी कि तत् प्लस रूप जो होता है ये हमारा तद्रूप बनता है। और इसमें आधा ता प्लस रा मिलकर द्रा बनाते हैं। और हमें पता है कि व्यंजन संधि इसमें, अर्थात इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कब होती है? जब कोई किसी व्यंजन या व्यंजन का स्वर से मिलान होता है तो क्या होता है? वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, वो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा राइट आंसर जो होगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। तो आज के ये 10 क्वेश्चन रहे और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर आपको स्टैंडर्ड सही लगा तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जो है वीडियो को देखा। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ भी सजेशन की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने क्वेश्चन को भी ज़रूर बताएं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों को सही किया। धन्यवाद।